प्रिय बच्चों, पिछली क्लासेस में थॉमसन मॉडल तक पहुंच चुके थे और थॉमसन मॉडल में हमने ये बात रख दी थी कि परमाणु एक ठोस गोले की तरह होता है और पूरा धनावेशित गोला होता है। बीच बीच में कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं। लेकिन वो मॉडल कोई ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल नहीं था, लेकिन बस उससे एक फ़ायदा ज़रूर मिला कि हमको पहली बार ये पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज़ होती है, धनावेशित चीज़ें होती हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके खोजकर्ता भी किसको माना जाता है? जे थॉमसन को माना जाता है। पहली बार किसी ने हमको बताया कि इलेक्ट्रॉन नाम की चीज़ है और वो यत्र तत्र बिखरे होते, तो कुछ फ़ायदा तो हुआ था, लेकिन जे थॉमसन उसके खोजकर्ता के रूप में विख्यात हो गए। अब देखिए, रदरफोर्ड का जो मॉडल है ये काफ़ी एडवांस मॉडल माना जाता है। इसको हम सोलर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। सोलर मॉडल, इसका मतलब क्या है? सोलर मॉडल का मतलब, इसका मतलब ये है कि जैसे सूर्य का सिस्टम क्या बताया गया है कि मध्य में तो सूर्य पाया जाता है और इसके चारों तरफ क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। उन कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं? ग्रह चक्कर लगाते हैं। जैसे मर्क्यूरी है यानी बुध ग्रह है, वीनस है, उसके बाहर अर्थ चक्कर लगाएगी। ऐसे ही अलग अलग, उसके बाद मार्स है। तो ऐसे अलग अलग जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो रदरफोर्ड ने भी अपने जो मॉडल है उसकी मूल बात ये रखी कि जो परमाणु होता है उसका नाभिक यानी धनावेशित भाग मध्य में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। लेकिन देखते हैं शुरुआत कैसे हुई। ये तो मैंने आपको शुरुआत में एक कुछ जानकारी दे दी कि इसका मॉडल क्या है। तो रदरफोर्ड मॉडल को ही सोलर मॉडल के नाम से, सूर्य या ग्रहीय मॉडल, प्लेनेटल मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ग्रहीय मॉडल यानी ग्रह के आधार पर, या फिर सोलर सौर मॉडल। अब देखें, रदरफोर्ड की बात करते हैं। इसने क्या किया, कैसे कैसे अपने प्रयोगों को किया और कहाँ तक पहुँचा, उस बात के लिए देखते हैं। तो रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था अपने मॉडल को समझाने के लिए, जिसे कहते हैं हम एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या चीज़ है? तो इसके लिए इसने क्या किया, सोने की एक बिल्कुल पतली पन्नी ली। ठीक, सोने की पतली पन्नी ली, ये बिल्कुल बारीक पन्नी है। इस पन्नी में बहुत सारे परमाणु हो सकते हैं। इसमें क्या किया, इसके चारों तरफ ZnS का पर्दा लगा दिया। बेरियम सल्फाइड का भी हो सकता है, जिंक सल्फाइड का पर्दा। इस पर्दे की क्या खासियत होती है? इस पर्दे की खासियत ये होती है, जैसे मान लीजिए इस बोर्ड पर मैं जिंक सल्फाइड का लेपन कर दूँ, तो अगर इस पर आप एल्फा कणों की टक्कर लगाओगे, यहाँ से आपको एल्फा कण वैसे तो दिखाई नहीं देंगे। आपने वहाँ से एक उपकरण होता है जिसको कहते हैं हम साइक्लोट्रॉन। ये क्या है? ऐसा उपकरण है जो एल्फा कण फेंकता है। ठीक, अब बात आती है सब एल्फा कण क्या है। तो देखिए, एल्फा कण क्या होते हैं? ये हमारे पास हीलियम है 2He4। बोलिए कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है। अगर हम इस पर +2 आवेश लगा दें, इसको मैं अगर लिखूं हीलियम को एक तरह से, तो देखो ये तो हीलियम का नाभिक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक में। और कक्षा इसके विन्यास है हीलियम का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद है। अगर हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल देंगे तो इस पर कितना आवेश आ जाएगा? +2। जितने इलेक्ट्रॉन निकलते उतना ही आवेश आ जाता है, तो इस पर होता है +2 आवेश। ठीक, तो एक तरह से जो हीलियम के द्विधनावेशित कण होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? हम एल्फा कण के नाम से जानते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा था कि हमने एक बंदूक ले रखी है, उसका नाम साइक्लोट्रॉन है। साइक्लोट्रॉन वो है जिससे एल्फा कण निकलते हैं। हमने चलाया साइक्लोट्रॉन, एल्फा कण निकला और इस पर्दे से टकराया, जिंक सल्फाइड के पर्दे से। तो वैसे तो हमको दिखाई नहीं देंगे एल्फा कण होते कैसे, लेकिन जैसे ही इस पर्दे से टकराएंगे वैसे ही वहाँ पर एक चमक उत्पन्न होगी, चमक वाला बिंदु उत्पन्न होगा। तो अगर चमक वाला बिंदु उत्पन्न हो रहा है तो हम कह देंगे कि एल्फा कण है, और अगर नहीं हो रहा है तो नहीं है। तो देखिए क्या क्या है। एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग है, एल्फा कण बताई दिए मैंने। सबसे पहले रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी ली, उसके पीछे की ओर जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाया। यह पर्दा एल्फा कणों की टक्कर के बाद प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है, यानी चमक उत्पन्न करता है। ठीक, अब इसने क्या किया, साइक्लोट्रॉन ले लिया।
पिस्टल जैसा ही होता है। इससे क्या निकलते हैं, एल्फा कण निकलते हैं। जगह जगह ले जा करके चलाई, कभी ऊपर लेता है कभी नीचे, इस तरह से इसको चला रहा है साइक्लोट्रॉन को। इससे बहुत सारे अल्फा कण निकलते हैं, लाखों की संख्या में एक साथ। तो इसने क्या देखा कि अधिकांश अल्फा कण इस जो सोने की पतली पन्नी थी इसको पार कर जाते हैं, बिना मुड़े सीधे जाते हैं। इसको कैसे पता पड़ा सीधे गए हैं? तो देखिए इसका तरीका ये है कि अगर मान लीजिए मैं यूँ बंदूक चलाता हूँ तो मैंने जितनी ऊंचाई यहाँ से रख रखी है, अगर गोली उतनी ऊंचाई पर ज़्यादा जा कर के लगे तो फिर हम क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से ऊंचाई है लगभग 1.5 मीटर की, तो या 2 मीटर, मान लीजिए 2 मीटर की ऊंचाई से अपन बंदूक चला रहे हैं, अपनी जो गोली लगी है वो भी ज़मीन से 2 मीटर की ऊंचाई पर लगी है। इसका मतलब गोली कैसी गई है, सीधी गई है। और अगर 2.5 मीटर पर गोली लगी है 2 मीटर ऊँचाई से, तो इसका मतलब गोली ऊपर की तरफ मुड़ी है। तो ऐसे ही हुआ, यहाँ से जितनी ऊँचाई से इसने अल्फा कण छोड़े उतने ही ऊंचाई पर जाकर के बिंदु, प्रतिदीप्ति बिंदु उत्पन्न हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा कण जो होते हैं, अधिकांश अल्फा कण इस सोने की पतली पन्नी को पार करके निकल गए। ठीक है। अब जैसे जैसे कुछ कण ऐसे थे जो क्या होने लगे, विक्षेपित होने लग गए, सीधे ना जाकर के क्या होने लग गए, मुड़ने लग गए। ये देखो आपको मुड़ते हुए दिखाई दे रहे, सीधे ना होकर के विक्षेपित हो रहे थे। 20,000 में से एक कण ऐसा था जो इस पन्नी से टकराया लेकिन पार नहीं गया, बल्कि उल्टा लौट आया। जैसा भेजा था वैसा का वैसा उसी दिशा में लौट आया। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमसे कोई कहे कि हम लोगों को एक चीज़ दे दी कोई भी, और हम उसमें लोहे के तार घुसाएं और लोहे के तार अगर उसमें से आर पार निकल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, जहाँ से लोहे का तार आर पार निकल रहा है उस जगह पर चीज़ कैसे खोखली है। और जहाँ पर हमारा तार अटकने लग जाए, आगे ही नहीं जाए, इसका मतलब वहाँ पर कुछ ठोस पदार्थ है, बीच में इसमें कुछ भरा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं निकल पा रहा। तो अब आप मेरी बात ध्यान से समझें, रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो क्या कहता है। मैं इसकी जगह सोने की पन्नी जो है उसमें क्या थे, बहुत सारे परमाणु मौजूद थे। मैं एक परमाणु लेकर के बताता हूँ उसने क्या समझाया था। ये तो उसका प्रयोग हो गया। अब उसने समझाया क्या था, क्या समझाना चाह रहा था। तो देखो ये एक परमाणु है, उसके अनुसार, ठीक है, सोने की पन्नी में से कोई एक परमाणु ले लिया, ये इसका क्या है, नाभिक। तो वो क्या कहता है, जब हम इसमें से अल्फा कणों की टक्कर कराते हैं तो अधिकांशतः अधिकांश अल्फा कण कैसे होते हैं, बिना मुड़े सीधे निकल जाते हैं। बोलो निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे बिना मुड़े सीधे। कोई भी चीज़ बिना मुड़े सीधे कब निकल सकती है, जबकि उस स्थान पर कैसा हो, खोखला स्थान। ठीक। अब जैसे जैसे कण, ये रदरफोर्ड समझा रहा है, परमाणु का अधिकांश भाग पहले चलो मैं एक बार और बताता हूँ। जैसे जैसे कण नाभिक के पास आते हैं, मध्य भाग के पास आते हैं, वैसे वैसे क्या होगा, ये मुड़ते जाएंगे। ये हो गया। और पास आएंगे तो और ज़्यादा मुड़ जाएंगे, ये मुड़ गए। यहाँ पे देखें तो जैसे जैसे नाभिक के पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, विक्षेपित होते जा रहे हैं। और 20,000 में से एक कण ऐसा भी होगा जो इसके नाभिक से टकराएगा, तो नाभिक तो इसको जाने नहीं देगा, क्योंकि नाभिक स्थान कैसा होता है, ठोस। तो ये उल्टा लौट आएगा, कण जिस दिशा में गया उस दिशा से उल्टा लौट। तो ये इसका प्रयोग है। अब आप मेरी बात समझें, मॉडल से आपको बात समझ में आ जाएगी। रदरफोर्ड मॉडल एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त मॉडल है, इसको सोलर मॉडल कहते हैं। जब हम सोने की पन्नी पर एल्फा कणों की बौछार कराते हैं तो अधिकांश एल्फा कण इस पन्नी को पार करके बिना मुड़े सीधे निकल जाते हैं। बोलिए, बिना मुड़े सीधे निकल रहे हैं अधिकांश कण। बिना मुड़े सीधे कण होने का कारण ये है, इससे यह स्पष्ट होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। दूसरी बात आती है, जैसे जैसे कण, जैसे कुछ कण कैसे होते हैं जो अपने पथ से सीधे ना गुजर करके विचलित होने लगते हैं। तो बोलो ये विचलित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे ये वाले कण। विचलित होने वाले कण कौन से होते हैं, वे कण होते हैं जो नाभिक के पास से गुजर रहे हैं। तो देखो ये जैसे जैसे नाभिक के पास आया, ये कण दूर थे जब तक तो सीधे नाभिक के पास आए तो विचलित होने लग गए। ठीक है, विचलित होने लगते हैं। और 20,000 में से एक कण ऐसा भी होता है जो कि नाभिक से विपरीत दिशा में, यानी टकरा करके उल्टा लौट जाता है।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने बताया कि नाभिक का अधिकांश भाग कैसा है, खोखला, जिससे कि अधिकांश कण पार कर गए। विचलित क्यों हुए, तो बोलिए अल्फा कणों पर कैसा था, धनावेश। तो अब वो बताएगा, कुछ चीज़ बताने चाह रहा है। उसके दिमाग में ये कन्फ्यूजन था रदरफोर्ड के में कि साहब इस नाभिक को धनावेश माने या ऋणावेश माने। तो उसने देखा जो कण नाभिक के पास से गुजरे थे वो दूर विचलित हो जाते हैं। तो बोलो हमने कौन सा कण भेजा है, धनावेश। कोई भी चीज़ किसी से कब प्रतिकर्षित हो सकती है, जब वो समान आवेश की हो। तो बोलो ये इसकी तरफ नहीं आ रहे बल्कि इससे दूर आ रहे हैं, तो यह धनावेश था। तो आपसे कहा जाए अगर ये धनावेश है तो ये कैसा कण होना चाहिए ताकि उनका प्रतिकर्षण हो, तो ये भी कैसा हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। दोबारा समझ लें, हम धनावेश भेज रहे हैं, अगर सामने वाला धनावेश होगा तो प्रतिकर्षण होगा, ऋणावेश होगा तो आकर्षण। हमने देखा प्रतिकर्षण हुआ है, तो इससे क्या सिद्ध होता है, यहाँ पे निश्चित रूप से धनावेश है। धनावेश कैसा होता है, ठोस। अगर ठोस नहीं होता तो फिर क्या होता है, अल्फा कण इसे भी पार कर जाता, लेकिन अल्फा कण वापस लौट रहा है, तो इसके मध्य में एक छोटा सा बिंदु होता है जिसे हम नाभिक के नाम से जानते हैं। तो यही हमारे पास रदरफोर्ड का मॉडल है। अब सुन लीजिए इसके पॉइंट क्या हैं। रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग, थॉमसन ने तो क्या कहा था, पूरा कैसा होता है, ठोस गोला होता है। लेकिन रदरफोर्ड कहता है कि रदरफोर्ड के प्रयोग के अनुसार परमाणु का अधिकांश हिस्सा खोखला गोला होता है, खोखला होता है। ठीक है कि नहीं, खोखला। इसी कारण इसमें से अल्फा कण अत्यधिक पार कर जाते हैं। इसके मध्य में एक छोटा सा, अत्यंत छोटा नाभिक ठोस अवस्था में पाया जाता है, जिसे हम धनावेश कहते हैं। धनावेशित नाभिक होता है। तो ये तो बन गया नाभिक। तो आपसे पूछे कि नाभिक के खोजकर्ता कौन है, तो कौन है, रदरफोर्ड। ठीक है। संपूर्ण परमाणु एक खोखले गोले के रूप में रहता है, जिसके मध्य में एक ठोस नाभिक पाया जाता है, धनावेश प्रकृति का होता है। ठीक। अब इसने बताया कि नाभिक तो हो गया मध्य में, खोखला स्थान जो है, इस खोखले स्थान में क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में क्या होते हैं, नाभिक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक में तो धनावेश और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये इसका मॉडल इस तरह से था कि ये तो नाभिक हो गया, प्रोटॉन होंगे इसमें, और इसके चारों तरफ कौन लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन। लेकिन बात समझ में आ गई होगी, फिर से सुन ले रदरफोर्ड का प्रयोग। रदरफोर्ड के प्रयोग के अनुसार, रदरफोर्ड का प्रयोग अल्फा प्रकीर्णन था। जब इसने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की तो उसमें पाया कि जो अधिकांश अल्फा कण हैं वो बिना मुड़े सीधे निकल जाते हैं। कुछ कण ऐसे होते हैं जो अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, और 20,000 में से एक कण ऐसा भी होता है जो कि वापस लौट आता है, यानी नाभिक को, परमाणु को या सोने की झिल्ली को पार नहीं कर पाता। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, मध्य भाग में एक ठोस धनावेशित नाभिक पाया जाता है। ठीक है। और यह नाभिक कैसे आवेश का है, धनावेश है। इस धनावेश के कारण ये अल्फा कणों का क्या हुआ, विचलन। अब इनका आकार इसने माप करके देखा अपनी कैलकुलेशन से, तो देखा कि ये वाला जो होता है नाभिक, इसका आयतन 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। ठीक है। कितना कोटि का है, 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का, यानी इसका आकार बहुत ही छोटा होता है। परमाणु की तुलना में ये ऐसा लगता है जैसे एक फुटबॉल के मैदान पर एक मक्खी बैठी हो, मध्य में एक मक्खी बैठी हो, इतना सा आकार का अंतर होता है इनका। तो कुल मिलाकर के बेहद छोटी संरचना। ठीक। अब देखें इसकी और जो बातें हैं हमारे पास। अब इसके मॉडल में यही कहा है इसने लास्ट में जाके, सोलर मॉडल से लिया था, सौर मॉडल से, कि परमाणु में मध्य में तो नाभिक पाया जाता है और उसके चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे इसने बताया, मैंने कहा सोलर मॉडल है, मध्य में सूर्य होता है और बाहर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ऐसे इसने कह दिया कि धनावेश अगर मध्य में आ गया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहेंगे। तो ये इसका रदरफोर्ड का मॉडल हो गया हमारे पास। ठीक है। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल था। अब देखेंगे आगे। एक क्या है कि इसमें आपके इस 11वीं में तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि मतलब ऐसे पूछे, एक सूत्र है n समानुपाती 1/sin4 θ/2। ठीक। अब इसमें क्या है, अगर मान लो मैं इसको, n तो है कणों की संख्या, विचलित होने वाले कणों की संख्या। आपने देखा अधिकांश कण तो सीधे चले गए, लेकिन बहुत सारे विचलित भी हुए थे। तो ये तो है विचलित होने वाले कणों की संख्या। और थीटा क्या है, कोण है। ये कोण किस में लिया जाता है, डिग्री में।
तो कितने डिग्री पर कितने कण विचलित हुए हैं। अब आपने देखा अभी आपने देखा था परमाणु में कुछ कण तो इतना विचलित हो रहे हैं, कुछ कण और ज़्यादा विचलित हो रहे हैं, इसके पास वाले और ज़्यादा विचलित होंगे। तो ये कितने कोण पर विचलित हो रहे हैं उसको निकालने का फार्मूला ये है। तो इस फार्मूले को अपन और शुद्धि करके n1/n2 बराबर व्युत्क्रमानुपाती, तो ऊपर वाला नीचे 2 वाला ऊपर आ जाएगा sin 4 θ2/2 और sin 4 θ1/2। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है। अब जैसे क्वेश्चन देख लें इसमें कैसे पूछ लेता है। मान लो कहा जाए कि यदि 60 डिग्री पर विचलित होने वाले कण, विचलित कण 200 हैं, तो 90 डिग्री पर कितने विचलित होंगे। 90 डिग्री पर विचलित कण कितने होंगे, इसका क्वेश्चन मार्क लगा दिया कितने होंगे। ठीक है, तो अब देखिए कितने पे दे रखा है, n1 का मान दे रखा है 200 कण, कह रहा है ना इतने कण, और n2 पूछा है बराबर 2 वाला पूछा है, सेकंड वाला कितना ऊपर है तो 90/2 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा sin 4 45 डिग्री 90/2, और ये हो जाएगा sin 4 30 डिग्री। अब देखें sin 45 का मान कितना होता है, तो 200/n2 बराबर sin 45 का मान होता है 1/√2, तो ये तो हो जाएगा 1/√2 का होल 4, और sin 30 का होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल। अब आप वैसे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसका मान तो आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा 1/16। 200/n2 बराबर 1/4 1/16, कितना आ जाएगा 4, तो 200/n2 बराबर 4 और n2 बराबर आ जाएगा 50। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कण 45 डिग्री पर 90 डिग्री पर घूमे थे उनकी संख्या तो कितनी आ जाएगी 50, और जो 200 कण है वो कितने डिग्री पे घूमे हुए हैं 60 डिग्री पे। तो इस प्रकार से हम कणों की संख्या निकाल सकते हैं। ये वैसे हमारे कोर्स में नहीं है, आप लोगों को तभी रदरफोर्ड मॉडल ही जानना है कि रदरफोर्ड मॉडल हमको क्या क्या सिखाता है। तो उसके सिखाने का तरीका मैंने बताई दिया आपको कि एक तो मध्य में नाभिक होना और कक्षाओं में क्या पाए जाने वाला है, इलेक्ट्रॉन पाए जाना। लेकिन अभी इसने ये नहीं बताया किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से सेट होते हैं, ये सब इसने नहीं बताया। केवल ये कहा है कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वो घूमते हैं। कक्षाएं वृत्ताकार होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और मध्य में कौन पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही हम रदरफोर्ड मॉडल पे समाप्त करते हैं। कल हम अगली क्लास में इसके दोष और बोर मॉडल की शुरुआत पढ़ना चालू करेंगे। थैंक यू।